चौथा अध्याय, कुलूत देश। इस गुलिस्तां को भला कौन गुलिस्तां समझे, जो बहारों से चले और खिजां तक पहुंचे। कुल्लू वास्तव में कुलूत शब्द का संक्षिप्त रूप है, जिससे केवल त अक्षर निरसित कर दिया गया है, जो बोलते समय अनुच्चरित हो जाता है। अंग्रेजी भाषा में ऐसे असंख्य शब्द हैं जिनमें कई अक्षर लिखने में आते हैं, परंतु बोलने में उनका उच्चारण नहीं होता। ऐसा ना भी हो तो भी शब्द कुलूत से बिगड़कर कुल्लू बनना बिल्कुल उचित प्रतीत होता है। जैसे स्थानेश्वर से बिगड़कर थानेसर बन गया है, मनवाले से मनाली और कात्यायन से कटराई आदि। जगत सुख को लोग बोलचाल में जगसुख ही कहते सुने हैं, वे त की ध्वनि की झंझट में जाते ही नहीं। मिस्टर डायक का दृष्टिकोण भी इसका समर्थन करता है कि कुल्लू शब्द कुलूत का ही संक्षिप्त रूप है। कुल्लू के इतिहास से संबंधित जो भी पुराने से पुराना रिकॉर्ड इस समय तक उपलब्ध है, इसमें कुल्लू के लिए कुलूत शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। कहीं इस शब्द को अलग जाति के लिए लिखा गया है और कहीं कुलूत को एक देश मानकर उसके राजा को कुलूत राज से व्यक्त किया गया है। यद्यपि संस्कृत की कई पुरानी पुस्तकों, रामायण और महाभारत में कुलूत का वर्णन मौजूद है, परंतु किसी का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ। कुलूत शब्द की छानबीन शताब्दियों तक एक रहस्य ही रही। 19वीं शताब्दी के आरंभ में पुरालेख विभाग को एक ऐसा सिक्का मिला जो कुलूत के राजा वीरायास से संबंधित है और जिस पर राजनाह कौलुतस्य वीरायासस्य लिखा है। इसका ठीक उद्धरण और हवाला सबसे पहले जनरल कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में प्राचीन भारत के सिक्के कॉइन ऑफ एंशिएंट इंडिया के शीर्षक से प्रकाशित किया। यह सिक्का ब्राह्मी लिपि में है, एक अक्षर खरोष्ठी का भी है। इसे स्वीडन के एक विद्वान डॉक्टर A.V. वर्गनी ने ठीक ढंग से पढ़ा और फिर प्रोफेसर रैप्सन जैसे विद्वान इस परिणाम पर पहुंचे कि यह सिक्का पहली या दूसरी सदी ईस्वी का है, संभवतः दूसरी का। इससे सिद्ध हुआ कि पहली और दूसरी सदी में कुलूत शब्द प्रचलित था और यह भी कि कुलूत एक देश का नाम था और उसका राजा था वीरायास। प्रश्न पैदा हुआ कि यह कुलूत देश कौन हो सकता है। तब जनरल कनिंघम, श्री हीरानंद शास्त्री, प्रोफेसर रैप्सन तथा अन्य विद्वानों ने ह्योनसांग के यात्रा संस्मरण तथा पुराने संस्कृत साहित्य के संदर्भों से सिद्ध किया कि वर्तमान कुल्लू ही वह कुलूत देश है जिसका वर्णन इस सिक्के में राजनाह कौलुतस्य लिखकर किया गया है। इस सिद्धांत का आधार वास्तव में चीनी यात्री ह्योनसांग का वह सफरनामा है जिसमें उसने क्योलोतु नाम से एक ऐसे देश का वर्णन किया है जो जालंधर से 700 मील या 117 मील उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। और फिर ह्योनसांग ने इस भूखंड का जो वर्णन किया है उससे भी साफ स्पष्ट है कि यह कुलूत नाम का देश वर्तमान कुल्लू के सिवाय और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कुलूत के साथ ही ह्योनसांग ने जिन दूसरे इलाकों का वर्णन किया है वे हैं लोउलो अर्थात लाहुल और शीतोलो अर्थात शतद्रु सतलुज नदी का देश। ह्योनसांग ने 635 के लगभग ये यात्रा की थी, जिससे सिद्ध होता है कि दूसरी सदी ईस्वी में वीरायास के शासन के बाद से 6ठी सदी तक इस इलाके को कुलूत ही कहते थे। बृहद संहिता का लेखक वराह मिहिर, जो ह्योनसांग से कुछ ही पहले लगभग 587 ईस्वी में हुआ, अपनी रचना में कुलूत का वर्णन करता है। संहिता के कुरम विभाग में हिमालय में बसने वाली जातियों का वर्णन करता है तो कुलूत नाम की जाति का पूर्व और पश्चिम में दोनों तरफ होना प्रकट करता है। उत्तर पश्चिम की जातियों का वर्णन करते हुए वह श्लोक 22 में लिखता है, दिशि पश्चिमोत्तरस्याम मांडव्य तुषार तालहल भद्रा अश्म कुलूत हल्डा स्त्रीराज्य नृसिंह वंशस्य। परंतु श्लोक का ध्यान से अध्ययन करने से पता चलता है कि पश्चिमोत्तर में बसने वाले जिन जातियों के साथ कुलूत का वर्णन किया गया है उससे किसी तरह संबंध और अनुकूलता नजर नहीं आती। इन जातियों के साथ कुलूत नाम की जाति का उत्तर पश्चिम में होना एक ऐसी बात है जिसकी आज तक किसी ने खोज नहीं की, संभवतः जरूरत महसूस ही नहीं की। शायद इसलिए कि उत्तर पूर्व की जातियों का जहां उल्लेख किया गया है वहां कुलूत नाम को बिल्कुल उचित और ठीक स्वीकार करने में शक की गुंजाइश नहीं रहती है। वराह मिहिर उत्तर पूर्व में बसने वाली जातियों का इस तरह उल्लेख करता है,
ऐशान्या मरीक नष्ट राज्य पशुपाल कीर काश्मीरा अभिसार दर्द तणगण कुलूत सरिंग्र वन राष्ट्रा ब्रह्मपुत्र इत्यादि। इस श्लोक में जब हम कुलूत का वर्णन काश्मीर, अभिसार, दरद, ब्रह्मपुत्र, सरिंग्र आदि के साथ देखते हैं तो कुलूत नाम का भारत के उत्तर पूर्व में होना अधिक ठीक है और स्वीकार्य प्रतीत होता है। हो सकता है पहले स्थिति में श्लोक नंबर 22 के मुताबिक उत्तर पश्चिम में भी कुलूत का कोई देश या कोई जाति उस समय रही हो जो युग की क्रांतियों की चोट ना सह सकने पे अपने आप को सुरक्षित ना रख सकी हो। परंतु जहां तक श्लोक नंबर 29 के अनुसार उत्तर पूर्व में कुलूत शब्द आया है, ये निसंदेह उचित है और ये बृहत संहिता का कुलूत वही है जो आज का कुल्लू है। रही ये बात कि वराह मिहिर ने उस समय इसे एक जाति के रूप में क्यों लिखा, सो ये बात कुछ अधिक महत्व की नहीं। लेखक ने ब्रह्मपुर, अभिसार, कश्मीर को इस सूची में दर्ज करके इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं ही दे दिया है। ब्रह्मपुर निसंदेह कोई जाति नहीं हो सकता है, कश्मीर भी देश का नाम है, परंतु जिस तरह हम आज भी कश्मीर के लोगों को जात पात का लिहाज किए बिना कश्मीरी कह देते हैं, इसी तरह से बृहत संहिता के लेखक ने भी कश्मीरा से अभिप्राय कश्मीर के लोग कहकर इसे जातियों की सूची में लिख दिया है। इसी तरह अभिसार से अभिप्राय अभिसार के लोग और ब्रह्मपुर से अभिप्राय ब्रह्मपुर के निवासी हैं। इस तरह कुलूत शब्द को यदि इन जातियों की सूची में रखा है तो यहाँ लेखक का अभिप्राय कुलूत से कुल्लूत देश के लोगों से है और निसंदेह कुलूत एक देश ही सिद्ध होता है जो कश्मीर, अभिसार, ब्रह्मपुर के निकट स्थित हो सकता है और ये वर्तमान कुल्लू ही है। इन विचारों का समर्थन श्री हीरानंद शास्त्री ने भी अपनी रिपोर्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पृष्ठ 260 पर किया है, जिसमें वह लिखते हैं कि कुलूत का वर्णन महाभारत में उन देशों की सूची में आता है जो भारत के उत्तर में स्थित है और इस सूची में कुलूत का उल्लेख अभिसार के साथ आया है। इससे स्पष्ट है कि अभिसार भी एक देश था, इस बिना पर कुलूत भी एक देश था। वराह मिहिर ने कुलूत को भी अभिसार के साथ जातियों की सूची में दर्ज किया। बहरहाल कुलूत को एक जाति भी माना जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं। इतिहास में ऐसा भी होता रहा है कि कभी किसी जाति के कारण किसी देश का नामकरण हो जाता है और कभी किसी देश के कारण किसी जाति या राष्ट्र का नाम प्रसिद्ध हुआ है। कोई भी स्थिति हो, हमें तो ये कहना है कि बृहत संहिता में भी कुलूत का नाम आया है और उस युग में कुल्लू को कुलूत ही कहते थे। जब ह्यूनसांग भारत में आया उस समय 606-642 में महाराज हर्षवर्धन उत्तर भारत में राज करता था। उसके दरबार में बाणभट्ट नाम का एक कवि हुआ है जिसने कादंबरी नाटक लिखा। इस नाटक में बताया गया है कि किसी समय उज्जैन के राजा तारापेड़ ने कुलूत पर चढ़ाई की थी और वापसी पर कुलूत राज की कन्या पत्रलेखा को साथ लाया था, जिसे उसने बाद में अपने लड़के चंद्रपेड़ को दासी के रूप में दिया था। कादंबरी संस्कृत का एक प्रसिद्ध नाटक है। नाटक होने के नाते चाहे इसके पात्र कल्पित ही क्यों न हो, फिर भी इससे यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि न केवल बाणभट्ट के समय कुलूत एक देश के रूप में मौजूद था, बल्कि उससे पहले उज्जैन के राजा पीड़ की जिस कुलूत विजय का उसने कादंबरी में वर्णन किया है, उससे कुछ ऐतिहासिक तथ्य की झलक भी टपकती है। प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि बहुत दिन पहले कन्नौज के राजा रामदेव ने शिवालिक के पहाड़ी इलाकों पर आक्रमण करके 500 छोटे छोटे राजों को पराजित किया था। हो सकता है कि बाणभट्ट का संकेत ऐसी ही किसी घटना की ओर हो। कादंबरी को इस नाटक में एक गंधर्व कन्या बताया गया है और इसके पिता गंधर्व राज का स्थान हेमकूट लिखा है। हेमकूट को कुल्लू में हामटा से भी संबंधित किया जा सकता है। मालूम होता है कि कादंबरी नाटक का लेखक कवि बाणभट्ट कुल्लू में घूमा है और स्पष्ट है कि उस समय इसे कुलूत कहते थे। जिसे आज कुल्लू कहते हैं, उस देश के राज को कहते थे कुलूत राज। मिस्टर वोगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स के पृष्ठ 417 पर कादंबरी पर टिप्पणी करने के बाद लिखते हैं, कुछ भी हो, इस संदर्भ से सिद्ध होता है 7वीं शताब्दी में कुलूत एक अलग राज्य स्वीकार किया जाता था। मुद्रा राक्षस एक और संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है जिसे कवि विशाखा दत्त ने लिखा है। श्री हीरानंद शास्त्री का कहना है कि यह लगभग 6ठी सदी ईस्वी में हुआ है। कुछ अन्य विद्वानों के विचार में मुद्रा राक्षस
चंद्रगुप्त के समय में चौथी 5वीं सदी में लिखा हुआ होना चाहिए। खैर, कवि विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस को जब भी लिखा ठीक लिखा है और उसमें कुलूत राज का खूब वर्णन किया है। नाटक की कहानी का संबंध ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी से है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मगध की राजगद्दी संभाल ली थी। नाटक में 5 राजाओं को पर्वतेश्वर के लड़के मलेच्छ राज मल्ल के साथ दिखाया गया है, जो चंद्रगुप्त का विरोधी था। इन 5 राजाओं में कश्मीर, सिंधु, यूनान और मल्ल के राजाओं के साथ कुलूत राज का भी नाम है। इस उल्लेख से 2 बातें सिद्ध होती हैं। एक ये कि कवि विशाखा दत्त के समय भी कुलूत एक प्रसिद्ध राज्य रहा होगा और ईसवी सदी से 300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी कुलूत बड़ा देश रहा होगा, क्योंकि उसका वर्णन कश्मीर, सिंध और यूनान जैसे बड़े देशों के साथ किया जाना उचित समझा गया और कुलूत के राजा को कहा गया है कुलूतेश्वर, अर्थात कुल्लू देश का स्वामी। जहां तक मेरी खोज का संबंध है, मैं समझता हूं कवि विशाखा दत्त ने भी कुलूत नाम अपने नाटक के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया है, क्योंकि डॉक्टर सत्यकेतु ने अपनी जो किताब विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से लिखी है, उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि किताब में जो भी ऐतिहासिक नाम आए हैं वे उन्होंने आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिए हैं। डॉक्टर सत्यकेतु ने भी अपनी किताब में कुलूत देश का उल्लेख किया है। डॉक्टर सत्यकेतु ने यहां तक लिखा है कि कुलूत और कश्मीर की सेनाएं उस बड़े युद्ध में शामिल थी जो कुमार गुप्त ने सिंध नदी पर लड़ा था। यहां पर यह लिखना भी अनावश्यक नहीं होगा कि मुद्रा राक्षस नाटक संस्कृत साहित्य में एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। 6ठी-7वीं सदी से 10वीं सदी तक इसके बाद जो भी संस्कृत का साहित्य लिखा गया है उसमें न्यूनाधिक मुद्रा राक्षस नाटक का किसी न किसी रूप में वर्णन आता है। मुद्रा राक्षस के वर्णन से प्रतीत होता है कि 10वीं सदी में यह नाटक बहुत प्रसिद्ध था और स्वाभाविक रूप से भारत भर के साहित्यिक केंद्रों में इस नाटक के साथ ही कुलूत का नाम एक स्वतंत्र पहाड़ी राज्य के रूप में साधारण पढ़े लिखे लोगों के मन में जरूर मौजूद होगा। ईसवी सदी 917 के लगभग राजशेखर नाम का एक और कवि हुआ है जो कन्नौज के महाराजा महिपाल का दरबारी था। महाराजा महिपाल की दिग्विजय के बाद उसने बाल भारत या प्रचंड पांडव के नाम से एक नाटक लिखा, जिसमें महाराजा महिपाल की कुलूत विजय का उल्लेख बड़े गर्व से किया है। इसके उल्लेख से ऐसा मालूम होता है कि उन दिनों संभवतः कुलूत को विजय करना एक कठिन कार्य था और उसे विजय किए बिना दिग्विजय पूर्ण नहीं हो सकती थी। श्री के.एस. मुंशी ने कुलूत को पंजाब और हिमाचल में ही बताया है, जो ठीक आज का ही कुल्लू और ऊपर लिखित सब घटनाएं और ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध करते हैं कि निसंदेह उस समय इसकी सीमा काफी विस्तृत होगी और कश्मीर गढ़वाल तक फैली हुई होगी। कालिदास के मेघदूत को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी कल्पना की अलकापुरी पार्वती वैली और मणिकरण के इर्द गिर्द का इलाका ही हो सकती है। यक्षराज कुबेर का भी इधर होना सिद्ध होता है, क्योंकि ये कुल्लू ही है जहां कुबेर को भी एक देवता माना जाता है। बड़ी मनोरंजक उलझन सामने आती है जब बौद्ध लामाओं का एक मंत्र हमारे सामने आता है। वे कहते हैं, जम्बला जलंधराय नमः। शब्द जम्बला वे धन के स्वामी को कहते हैं, जिसे संस्कृत में कुबेर कहते हैं। इधर मलाना का देवता जम्बलू के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि मलानी भाषा के बहुत से शब्द तिब्बती भाषा से मिलते हैं। इसलिए यदि तिब्बती शब्द जम्बला से ही जम्बलू कहा गया हो तो फिर मलाना का देवता, जिसे लोग जमदग्नि ऋषि कहते हैं, वास्तव में जम्बला अर्थात कुबेर सिद्ध होता है। और इसी आधार पर मलाना, पुलगा और पार्वती वैली का इलाका और उसके ऊपर उत्तर पूर्व में जो इलाका है वही कालिदास की कल्पना का वह इलाका है जिसका उल्लेख कालिदास मेघदूत में करता है, जिसमें यक्ष भी एक महत्वपूर्ण पात्र है और अलकापुरी काव्य की पृष्ठभूमि। 11वीं सदी में चंबा के एक ताम्र पत्र में चंबा के राजा सोहेल वर्मन ने कुल्लू के राजा को कुलूतेश्वरा स्वाकुल्य लिखा है, अर्थात अपने कुल का कुल्लू देश का स्वामी। राजा तरंगिणी में भी, जो कश्मीर का प्रमाणित प्राचीन इतिहास माना जाता है, 2 बार कुलूत का वर्णन आता है। पहला वर्णन 6ठी शताब्दी का है। लिखा है, चोला नरेश रतिसेन ने अपनी लड़की राणा रंभा को अपने मित्र
कुलूत राज के यहाँ भेजा, जहां उसे मिलने के लिए रामादित्य काश्मीर का राजा आया। दूसरी बार तब वर्णन आया है जब कश्मीर के राजा जैनुल आबादीन ने 1420 और 1470 के बीच गूगा देश अर्थात अपना किन्नौर के इलाका पर आक्रमण किया। लिखा है, उसने अपनी वीरता से कुलूत की राजधानी की शान को लूटा। उपयुक्त दोनों उल्लेख ये सिद्ध करते हैं कि 14वीं सदी तक भी कुल्लू का नाम कुलूत ही रहा है और इसकी महानता उस समय भी एक आजाद और स्वतंत्र राज्य की रही है। रामायण और महाभारत में भी कुलूत शब्द आया जरूर है, परंतु कुछ परिवर्तन के साथ। महाभारत के भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में श्लोक 52 में दर्ज है, काश्मीरा सिंधु सौवीरा गांधारा 10 कस्तथा अभिसारा उलूतश्च शैवाला वाही कस्तथा। यहां शब्द उलूत आया है, परंतु वृहत संहिता में जिसका वर्णन पहले आ चुका है, अभिसार के साथ कुलूत शब्द आया है। इस तरह मुद्रा राक्षस में कुलूत का उल्लेख काश्मीर और सिंध के साथ आया है। उक्त श्लोक में भी उलूत का शब्द काश्मीर और सिंध के साथ ही आया है। फिर इसके साथ गांधारा, शैवाला और वाहिक शब्द है। इसमें शैवाला से अभिप्राय उस देश से है जिसे आज हम शिवालक कहते हैं और वाहिक देश उस समय पंजाब को कहा जाता था। अतः स्पष्ट है कि पंजाब शिवालक के साथ उलूत नाम से किसी देश का इतिहास में कभी उल्लेख तक नहीं आया। अतएव यह शब्द उलूत नहीं कुलूत ही है, जिसकी सीमाएं उस समय संभवतः शिवालक तक फैली होंगी। कुलूत की इस भौगोलिक स्थिति का प्रमाण इस श्लोक से आगे आने वाली दूसरे श्लोक में भी मिलता है, जिसमें हिंदुस्तान से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की कुछ मलेच्छ जातियों का वर्णन आता है। लिखा है, यवन चीन काम्बोजा दारण मलेच्छ जात्य स्क्रद ग्रह कुलाथश्च हुणा पारसिकायसः। पारसियों के साथ एक कुलाथ जाति का भी वर्णन आया है। ये तो ठीक है कि कुलूत और श्लोक 52 के बाकी देशों के इर्द गिर्द दूर दूर तक ये मलेच्छ जातियां होंगी, परंतु कुलाथ से कुलूत का संबंध कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत से विद्वानों का शक है कि मुद्रा राक्षस में वर्णित मलेच्छ जाति कहीं यही कुलाथ जाति ना हो जिसका इस श्लोक में उल्लेख किया गया है, परंतु यह विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मुद्रा राक्षस में कुलूत का वर्णन काश्मीर के साथ आया है और महाभारत के उपयुक्त श्लोक 52 में भी कुलूत का उल्लेख काश्मीर के साथ आया है। इसलिए मुद्रा राक्षस का कुलूत वही है जो ऊपर महाभारत का कुलूत है। हाँ, श्लोक 64 के शब्द कुलात से हम उस कुलूत शब्द की शुद्धि शायद कर सकें जिसका वर्णन वराह मिहिर ने बृहत संहिता में उत्तर पश्चिम में बसने वाली जातियों में किया है। चंबे में भी कलाथ नाम का एक स्थान है और यह भी संभव है कि उत्तर पश्चिम में बताया कलात नाम की रियासत ही हो जो आज भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। किसी समय यह सब इलाका आर्यवर्त में ही शामिल समझा जाता था। अफगानिस्तान तो आज भी अपने आप को आर्यन कहलाने में गर्व महसूस करता है। कुल्लू में भी एक स्थान क्लाथ है जिसे कपिल मुनि का स्थान कहा जाता है। यह स्थान मनाली से 5 मील नीचे है जहां गर्म पानी के चश्मे हैं। उपयुक्त शब्द कुलाथ और कुल्लू के इस क्लाथ नाम तीर्थ स्थान का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। संभवतः भविष्य में कोई अनुसंधान करता शायद इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न करे। श्री हीरानंद शास्त्री सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1907-8 में स्वीकार करते हैं कि महाभारत में कुलूत शब्द कुल्लू के लिए आया है और कि मार्कंडेय पुराण में भी कुलूत का वर्णन मिलता है। जनरल कनिंघम के अनुसार विष्णु पुराण में भी कुलूत शब्द होने का वर्णन है जो वर्तमान कुल्लू और उसके लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जनरल कनिंघम के अनुसार रामायण में कुलूता नाम से ऐसे लोगों का उल्लेख आया है जिसके बारे में उसका विचार है कि ये वही लोग हैं जिनका वर्णन बृहत संहिता में कुलूत नाम से किया गया है। रामायण के किशिकंधा कांड में ये श्लोक आया है, मरीचि पठनम चैव शैवम च जटिल स्थलम सौवीरम अंगलोकम च तथा कोलुकमेव च। विल्सन का विचार है इस श्लोक के शब्द कोलुक का संबंध उसी देश और वंश के लोगों से है जिसे कुलूत कहते हैं या जो वर्तमान कुल्लू है। इसे किसी हद तक ठीक स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि इस श्लोक में शब्द कोलुकम 2 और शब्दों के साथ आया है, एक सौवीरम और दूसरा जटिल स्थलम। ऊपर वर्णन आ चुका है कि महाभारत में कुलूत शब्द जिस श्लोक में आया है
उसमें काश्मीरा, सिंधु, सौविरा देशों का एक साथ वर्णन आया है। रामायण के उपयुक्त श्लोक में सौवीर शब्द का कौलुक के साथ ही वर्णन में आना सिद्ध करता है कि महाभारत का शब्द कुलूत और रामायण का ये शब्द कौलुक एक ही नाम है, क्योंकि शब्द सौवीर दोनों में साझी है। दूसरे शब्द जटिल स्थल का इशारा हमें बृहत संहिता के श्लोक नंबर 30 में मिलता है, जहां भारत में उत्तर पूर्व की जातियों का वर्णन करते हुए वराहमिहिर ने लिखा है, इसमें एक जाति का नाम आया है जटासुर और रामायण में उल्लेखित जटिल स्थल का अर्थ है जटिल अर्थात जटा वाले लोगों का स्थान। अब जटासुर और जटिल का संस्कृत में एक ही अर्थ है। बृहत संहिता के अनुसार जटासुर जाति भारत में उत्तर पूर्व की ओर थी, इसलिए यह स्थान जटिल स्थलम भी वही है जहां जटासुर जाति का होना लिखा गया है। इसी आधार पर कि जटिल स्थलम भी उत्तर पूर्व में है और सौवीर के साथ ही इसका वर्णन आया है, यह स्वीकार करने की गुंजाइश पैदा करता है कि ऊपर लिखित शब्द कौलुक भी वही इलाका है जिसे महाभारत और बृहत संहिता में कुलूत नाम दिया गया है। एक बात और विशेष रूप से यहाँ उल्लेखनीय है कि रामायण के उपयुक्त श्लोक में जितने नाम आए हैं, अर्थात मरीचि, पठनम, शैव्य, जटिल स्थलम, सौवीर, अंगलोक आदि ये सब देश और स्थान है। अतः कौलुक भी देश है और ऊपर उल्लेखित हमारे दृष्टिकोण के अनुसार तथा विल्सन और कनिंघम के विचारों के अनुसार ये कौलुक देश कुलूत देश ही है जो हमारा आज का कुल्लू है। मालूम होता है कि रामायण काल में इस देश का नाम कौलुक था और यह नाम इसे कोल नाम की उस बड़ी जाति के कारण मिला था जो उस समय इस सारे इलाके पर आबाद और काबिज थी, जिसके वंशज आज भी इस इलाके में कोली कहलाते हैं और गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में जिन्हें कोल्टा कहा जाता है। संभव है यही कोल, कोल्टा अर्थात कुलूत के लोग ही उस मलेच्छ राज्य के नाम से लिखे गए हों जिसका उल्लेख मुद्रा राक्षस नाटक में किया गया है। और हो सकता है उस समय उन लोगों का राज्य हिमालय की तराई में इतना विशाल रहा हो कि उसकी गणना सिंधु और कश्मीर के राज्यों से की गई। इसके बहुत बाद अर्थात महाभारत के युग में इस देश का नाम कुलूत पड़ा और फिर वहां रहने वाले लोगों को भी कुलूत ही कहा गया। इसके बाद के युग में इस इलाके को कुलूत नाम से ही लिखा जाता रहा है। 15वीं सदी तक ये जो ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध हो सके हैं और जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है, इनसे यही सिद्ध होता है कि कुल्लू का असली नाम कुलूत ही था। इसमें अब शक और संदेह की रति भर भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर यह वर्णन कर देना भी कुलूत नाम के इतिहास पर एक प्रमाणित मोहर लगा देगा कि लाहौल स्पीति के पुराने बूढ़े लोग आज भी कुल्लू को कुलूत ही कहते हैं। ऊपर जो लिखा गया है उससे एक बात तो स्पष्ट सिद्ध हो गई कि कुल्लू का असल नाम कुलूत है और इसके उल्लेख लगभग रामायण युग से लेकर 15वीं सदी तक के लिखित रिकॉर्डों में मौजूद है। जनरल कनिंघम भी अंतिम रूप में कुलूत को ही पुराना नाम स्वीकार करते हुए और मिस्टर डाइक उसका समर्थन करते हुए कांगड़ा गजट के पृष्ठ 12 पर लिखते हैं कि मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि आज का कुल्लू पुराने नाम का ही संक्षेप है। इस बहस से एक दूसरा पहलू भी विशेष रूप से हमारे सामने आया है और ये बात सिद्ध हो गई, बहुत पुराने समय से लेकर कुलूत को एक देश और उसके शासक को कुलूत राज, कुलूतेश्वर और कुलूत देश के स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया है। चाहे कुलूत का राज्य कभी हिमालय पर्वत के विशाल दामन में फैल गया हो या कभी सिकुड़कर एक छोटे से राज्य की सीमा में किसी बड़ी शक्ति की छाया में रहा हो, ये वास्तविकता है कि कुलूत का एक अलग अस्तित्व रहा है और इसलिए हमेशा से इसे एक देश कहा गया है। जिस समय राजा विरायास का सिक्का मिला है और उसे ठीक ढंग से पढ़ा गया है, उस समय से डॉक्टर भोगल, डॉक्टर हैचिसन, डॉक्टर रैप्सन तथा डॉक्टर वर्गनी ने एक मत होकर कहा था कि कुलूत को भी प्राचीन भारत की पुरानी रियासतों की सूची में स्थान दिया जाता है। अतः कश्मीर और कांगड़ा के बाद कुल्लू भी पंजाब की पहाड़ी रियासतों में एक बहुत ही पुरानी रियासत स्वीकार की जानी चाहिए। इसी दृष्टि से कुल्लू के लोगों ने इसे हमेशा एक देश के नाम से पुकारा है। पुराने समय में देश और प्रदेश का दृष्टिकोण भी तो अत्यंत विचित्र और सीमित था। यातायात के साधन ना होने के बराबर थे। जब घोड़े से अधिक तेज सवारी नहीं थी, उस समय देश का दृष्टिकोण अपने ही इर्द गिर्द के वातावरण तक जा सकता था। जहां तक लोग जाकर अपने देश को देख सकते थे या जहां तक आसानी से साधारणतया वे देश की कल्पना कर सकते थे, उसे वे लोग अपना देश कहते थे।
इससे बाहर उनके लिए प्रदेश हुआ करता था। यदि किसी राजा की रियासत थी तो लोगों के लिए उस रियासत की सीमाएं ही अपना देश कहलाता था। यदि कोई जनपद था तो उसकी सीमाएं उसका देश होता था। कुल्लू चूंकि एक बहुत पुराने समय से लेकर एक अलग थलग दूर हिमालय के दामन में एक जनपद या रियासत के रूप में रहा है, और चूंकि उस तक पहुंच और यातायात अत्यंत कठिन कार्य था, इसलिए कुल्लू देश की कल्पना लोगों की अपने ही ढंग की रही है और वे कुल्लू को ही अपना देश कहते हैं। भारत में पुराने समय में कई बार चक्रवर्ती राज्य भी स्थापित हुए। विशेषतः चंद्रगुप्त मौर्य से हर्षवर्धन देश की कल्पना चाहे हिमालय से कुमारी अंतरीप तक फैल गई, परंतु कुल्लू की वादी के लोग इसे बहुत कम प्रभावित हुए होंगे। उनकी नजरों के सामने इतना विशाल भारतवर्ष हिमालय से कुमारी अंतरीप तक कब उभरा होगा, और उभर भी कैसे सकता था। पुराना समय तो खैर पुराना समय था। अब नए समय में भी जबकि समय और फासला एक मजाक बनकर रह गए हैं, अब जबकि हजारों सालों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान हिमालय से राजकुमारी तक एक राष्ट्र बन चुका है, अब जबकि हर भारतीय के लिए देश की कल्पना एक महान भारत देश है, कुल्लू वादी के भोले भाले लोग अपनी प्यारी जन्मभूमि कुल्लू को ही अपना देश कहकर पुकारते हैं। इनके मन और हृदय में उस कविता का संभवतः कोई प्रभाव नहीं होगा जिसमें इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। उनकी कल्पना में, उनके मस्तिष्क के रंगीन पर्दों पर, उनकी रग रग में, उनकी नज़र के आगे फैले हुए आकाश के नीचे, उनके सुहावने सपनों में कुल्लू ही उनका अपना प्यारा देश है, सतलुज, व्यास और चंद्रभागा का देश। और तब उनकी भावनाएं दिल की गहराइयों से निकलकर इस लोकगीत की शक्ल में उभर आती हैं और धीरे धीरे हमेशा हमेशा कुल्लू देश के सुहावने वातावरण में बिखरती रहती है। दिशा दिशा ने शोभला देश कुल्लू प्यारा, आसे सी एई रे तितरू चाकरू ए बगीचड़ू महारा।